हिंदी इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोस में भी हमने बताया था कि अगर सीटेट में 100% सफलता चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर जरूर बनाइए, वो भी कारण के साथ। जैसे मैं आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा है, ये सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अभी हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 16 दिसंबर 2021 को जो पेपर 1 का एग्जाम होता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जो प्रश्न पूछे गए थे, उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने पिछले वीडियोस में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सॉल्यूशन हम 16 नंबर क्वेश्चन से आगे करने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम कारण के साथ देखते हैं। जैसे में ये प्रश्न हुआ, प्रश्न में 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से मात्र एक ऑप्शन सही होगा। वो क्यों सही होगा ये जानने की कोशिश करना है। अगर ये समझ गए तो सीटेट कोई बड़ा सा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको कम नंबर आते हैं। 90+ निश्चित रूप से आपको आ जाएंगे नंबर। चलिए आपके सामने हम लाइव दिखाते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक बटन दबाइएगा, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक निश्चित रूप से करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये 16 का है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा गया है। जैसे हल करेंगे प्रश्न, वैसे भी आप भी हल कीजिएगा। ये मेरा कलम हो गया, आपके पास भी कलम होगा, ले लीजिएगा। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों। वंचित और हाशिए, वंचित वर्ग क्या हो सकता है या हाशिए क्या हो सकता है? अगर समझिए कि वंचित यानी किसी चीज़ से वंचित रह गया हो, यानी बचा रह गया हो। समझ में आ गया? किसी चीज़ से वो बचा हुआ रह गया हो, या किसी भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में को शिक्षा से भी वंचित रह गया हो, उसको वो चीज़ नहीं मिला हो जो सभी सामान्य बच्चे को मिलता है, उसी को वंचित कहते हैं। यानी किसी चीज़ से बच गया हो। एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा। समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में, भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से, स्कूली जो पाठ्यक्रम है उसमें समावेशित करने से अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? यानी उसको समावेशित मतलब शामिल, जो भी उसकी भाषा है, संस्कृति है, वो स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से अध्यापक क्या सुनिश्चित करता है, क्या वो करना चाहता है? ये प्रश्न पूछा गया है। अब समझ गए प्रश्न ये है। अब 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन समझने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है शिक्षा में समानता, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा में साम्यता, तीसरा ऑप्शन है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, चौथा ऑप्शन है विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए वैसायिक शिक्षा। अब यहाँ पे ऑप्शन काटना शुरू करेंगे। सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता दें इस प्रश्न को हल करने का। 2 ऑप्शन जो हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं कि जब भी 2 ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे ना, उसी में से कोई ऑप्शन होता है, लगभग ऐसा देखा गया है। तो ये हम रख लेते हैं, इसमें से कोई आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक पहला। दूसरा, इन दोनों को अगर छोड़ के देखें तो इन दोनों को कैसे आप काट सकते हैं, ये 2 ऑप्शन। चलिए इसे भी समझते हैं। सुविधा वंचित, सुविधा वंचित ठीक है, समूहों के प्रति सहानुभूति। तो आपको, आपके पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, तो स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देख रहे होंगे शुरुआत से, तो आपको ये पता होगा निश्चित रूप से कि सहानुभूति वाले जो ऑप्शन होते हैं ये नकारात्मक होते हैं। किसी के प्रति सहानुभूति नहीं करना है। सभी बच्चे आपके पास समान रूप से आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं आपके पास पढ़ने? आपके पास मतलब स्कूल में क्यों पढ़ने आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब वो वास्तविक दुनिया में जाएंगे, यानी जैसे अभी आप बड़े हो गए तो वास्तविक दुनिया आपके सामने है, इस दुनिया में वो जाएंगे जब बड़े होके, तो उन्हें अपने ज़िंदगी में जितने भी परेशानी, जितने भी प्रॉब्लम है, उसको, उसका सॉल्यूशन कर सके, यानी उसको दूर कर सके, उसका जो भी निवारण है वो निकाल सके। ये कॉन्फिडेंस उसमें आना चाहिए, इसलिए वो विद्यालय आते हैं। ये क्लियर समझिएगा। ये सीटेट के संदर्भ में मैं आपके दिमाग में ये कुछ मंत्र जो होता है ना वो मैं डाल रहा हूँ। अगर ये मंत्र बैठ गया आपके दिमाग में तो सीटेट तो ऐसे ही धुएं के जैसे उड़ जाएगा। तो ये सहानुभूति वाले आएंगे तो सभी बच्चे आपके पास क्या है, समान है। और किसी के पास कुछ भी हो लेकिन आप सहानुभूति आपको नहीं दिखाना होता है, क्योंकि उसका सर्वांगीण विकास करना है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर उसको प्रॉब्लम है, ये है कि सहानुभूति क्यों नहीं दिखाए, ये भी मन में आ रहा है। चलिए इसको भी दूर करते हैं। इसलिए नहीं दिखाएं क्योंकि वो सहानुभूति का लाभ उठा सकता है,
इससे उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वो किसी चीज़ को वो कर सके, लेकिन थोड़ा-सा आलस मन में है, सर तो हमसे प्यार करते हैं, हमको ये करते हैं, वो करते हैं, वो नहीं करे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सहानुभूति के कारण उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। दोषी कौन होगा? आप होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यार से समझिएगा, निश्चित रूप से काट सकते हैं। और किसी भी प्रश्न में आपको अगर डाउट लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। उस प्रश्न को तोड़ मरोड़ के ऐसे समझा देंगे कि कभी हिलेगा नहीं वो। तो ये ऑप्शन पता चल गया कैसे कट गया। दूसरे चौथे नंबर ऑप्शन पे आते हैं, विशिष्ट सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। कभी भी स्कूल में जब बच्चे आते हैं वो किसी इंडिविजुअल कार्य के लिए नहीं आते हैं कि ये व्यावसायिक शिक्षा सिखा दो, को जाके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। वो इसलिए आते हैं बच्चे मंत्र याद रखिएगा, इसलिए बच्चे आते हैं क्योंकि वो दैनिक जीवन में जाएं, जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन कर सके, उसका निवारण निकाल सके, उसका हल निकाल सके। आई बात समझ में? तो ये जब भी व्यावसायिक शिक्षा वाला है, जब भी ये सहानुभूति वाला है, जब भी डांट फटकार वाला है, जब भी किसी इंडिविजुअल चीज़ को इंडिकेट करता हुआ है, वो ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बच गए कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन। और ये ऑप्शन आपको हमेशा मिलेंगे, इसी प्रश्न में नहीं मिलेंगे, आगे जो भी प्रश्न आएंगे उसमें भी मिलेंगे। तो उसमें भी ऐसे ही काटना है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर कर रहा हूँ बनाने के लिए। 4 ऑप्शन दे देंगे, 2-3 ऑप्शन तो इसी ऐसे ही रहते, काटा, आपको जो अच्छा लगा टिक किया। अब यहाँ पे जो 2 ऑप्शन हैं, ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। अब एक जो पिछला वीडियोस था उसमें हमने प्रश्न पूछा था, किसी एक ही अभ्यर्थी का उत्तर मिला था, उन्होंने डायरेक्ट लिखा था शिक्षा में समानता। अब यहाँ पे समानता होगा कि साम्यता होगा, ये समझना जरूरी है। अब इस समानता और साम्यता में क्या अंतर है, ये भी जानना जरूरी है। अगर आपका हिंदी बढ़िया होगा तो निश्चित रूप से दोनों का मतलब समझ सकते हैं, नहीं कि अंग्रेजी आपका बढ़िया होगा तो ये देख सकते हैं। इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी वाला जरूर देख ले, हिंदी वाले क्या करें ना, हिंदी वाले जरूर देख ले। और जब ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, को हिंदी इंग्लिश जरूर देखिएगा एक बार। चलिए हिंदी में ही समझा देते, मेन वही है। समानता और साम्यता समझा देते हैं और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए साम्यता जो होता है, यानी ये वाला साम्यता, ये जो होता है ये सुनिश्चित करता है कि लोगों के पास वह है जो उन्हें चाहिए, लोगों के पास वह है जो उन्हें चाहिए, ये साम्यता निर्धारित करता है। समानता क्या करता है, तो समानता करता है यह सुनिश्चित कि सभी को समान चीज़ें प्रदान करना, सभी को चीज़ें प्रदान करना, सभी को समान रूप से प्रदान करना, सभी समान चीज़ें प्रदान करना। तो यहाँ पे वंचित और हाशिए चीज़ का चर्चा हो रहा है और वो समावेशित करने की, किसी अन्य चीज़ को समावेशित करने की बात कहा जाए, किसी इंडिविजुअल चीज़ को समावेशित करने की बात कहा जा रहा है। सभी बच्चे के संदर्भ में तो ये है नहीं, किसी वंचित और हाशिए बच्चे के पाठ्यक्रम में समावेशित करने की बात कहा जा रहा है। तो ये किसी इंडिविजुअल तरीके से समावेशित करने की बात कहा जा रहा है। तो जाहिर से बात है कि सभी बच्चों को समान रूप से चीज़ें देना है या प्रदान करना या समावेशित करना की बात होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाता है, समानता हो जाता है। लेकिन ये समानता तो है नहीं, तो ये क्या ऑप्शन आएगा आपका, शिक्षा में साम्यता का ऑप्शन आता है। किसके अनुसार होता है ये सुनिश्चित, किसके अनुसार कर सकता है, तो शिक्षा में साम्यता के अनुसार। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यही हुआ। ये तो लंबा चौड़ा हम सिखा सकते हैं, लेकिन ऐप में वो डाल देंगे, ऐप में जल्दी ही हम क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक सेक्शन का वीडियो के अनुसार ये अपलोड होते चला जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ गए और टिक भी कर दिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब एक क्वेश्चन को हल करने के लिए पूरे 1 घंटे लगा सकते हैं हम, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी करें। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका आता है और हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौती का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो ये अधिगम अक्षमता से संबंधित ये प्रश्न है और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ इंडिविजुअल इंडिकेट किया है, वो है गणितीय क्रियाओं, यानी गणित से संबंधित किसी भी तरह का परेशानी वगैरह, दिक्कत वगैरह, चुनौती वगैरह सामना करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा, डिसकैलकुलिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, डिसकैलकुलिया। याद रखिएगा इस चीज़ को, डिसकैलकुलिया किसको कहा जाता है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब मैथ।
को मैथ में किसी भी तरह का परेशानी, ऑप्शन में क्वेश्चन में देख लीजिएगा, मैथ में किसी तरह का परेशानी, गणित में किसी तरह का परेशानी क्या कहलाएगा, डिस्कैलकुलिया कहलाएगा। तो इसके अतिरिक्त तो और भी आपको जानना चाहिए कि क्या क्या होता है। तो पहला एक याद हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया। इसके बाद आते हैं, एक आता है गतिक कौशल। गतिक कौशल जो होता है वो डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए, लिखना चाहे तो। गतिक कौशल आता है, कोई डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया के नाम से आता है। कभी कभी पठन अक्षमता के नाम से आता है। पठन अक्षमता जो होता है वो आपका हो जाता है डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया जब भी ये रहा डिसलेक्सिया, तो जब भी डिसलेक्सिया कभी आएगा, डिसलेक्सिया आएगा तो समझिएगा, लेक्सिया यानी लिखना नहीं होता, पढ़ना होता है। याद रखिएगा, ये पढ़ने से संबंधित है, पढ़ना। अब एक और आता है आपका लिखने या क्षमता, वो होता है लिखना मतलब क्या, ग्राफ बनाना। लिखना मतलब क्या, ग्राफ बनाना, यानी डिस्ग्राफिया। को लिखने से संबंधित किसी भी तरह का क्षमता या किसी भी तरह का चुनौती या किसी भी तरह का परेशानी से संबंधित कोई ऑप्शन आएगा वो डिस्ग्राफिया हो गया। पढ़ने वाला डिसलेक्सिया हो गया, और मैथ वाला डिस्कैलकुलिया हो गया। एक और आता है जो पूछा गया है, वो होता है आपका क्या, गतिक कौशल, डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ अंग्रेजी में नाम वगैरह देख के आराम से टिक कर लीजिएगा और ये नंबर आपका फिक्स हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ये। एक समावेशी संस्था में एक श्रव बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा प्रभावी नहीं होगी, यानी श्रव बाधित। सबसे पहले समावेशी संस्था इन्होंने लिखा। समावेशी मतलब सबको समान रूप से लेके चलने वाला संस्था। अभी तो जो भी कक्षाएं वगैरह चल रहा है सब समावेशी के अनुसार चल रहा है, यानी उसमें किसी भी तरह का बच्चा हो, वो दृष्टिबाधित हो या श्रवबाधित हो, किसी वो बच्चा जाएगा उसमें पढ़ेगा, सबको समान रूप से अवसर देने का बात कहा गया है। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेगा कोई समावेशी। और ये प्रश्न पूछा जाता है समावेशी के अंतर्गत कि मान लीजिए किसी को श्रवबाधित है कि उसको स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाए कि क्या किया जाए, तो उसको स्पेशल स्कूल में नहीं, सामान्य स्कूल में भी उसको पढ़ाया जाएगा समावेशी कक्षा के अंतर्गत, समावेशी मतलब संस्था के अंतर्गत या नियम के अनुसार, ये याद रखिएगा। तो एक समावेशी संस्था में श्रवबाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु, श्रव मतलब क्या होता है, श्रव जो सुन नहीं पाता है, श्रव मतलब क्या हो गया, जो सुन नहीं पाता है। मूक मतलब जो बोल नहीं पाता है, तो श्रव मूक ये दोनों याद रखिएगा। बधिर भी आता है, मूक बधिर, तो ये कमेंट सेक्शन में हम चाहेंगे लिखें, मुख क्या होता है, बधिर क्या होता है। श्रव में इसको सुनना हो गया, सुनने से संबंधित। श्रव बाधित है, श्रव मतलब सुनना होता है, बाधित मतलब रुकावट हो रहा है, सुनने में उसका रुकावट है, यानी वो सुन नहीं पा रहा विद्यार्थी। तो शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, यानी जिसको सुनने में परेशानी है, जो सुन नहीं पा रहा है, कोई इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो प्रभावित नहीं करता है। जो क्या करता है, वो प्रभावित नहीं करता है, थोड़ा भी प्रभाव नहीं डालेगा, उससे उसको फायदा नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहला वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, यानी वीडियो चलचित्र चल रहा है उसमें उपशीर्षक, यानी उपशीर्षक मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ हेडिंग वगैरह, ये शीर्षक वगैरह आ जाए, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ लेगा, आँख से देख रहा है ना कि हाँ ये चीज़ आया, ये हुआ, और जो बोल रहा है उसको लिखा हुआ आ जाए तो अच्छी बात है, वो पढ़ भी लिया कि ये मैटर चल रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे वीडियो, एक कैप्शन वगैरह कुछ करके आता है शायद, उस पर लिख देता है, जो बोलता है दूसरे लैंग्वेज में देखिएगा तो वो हिंदी में अगर ट्रांसलेट करके दिखाता है, वो दिखा देता है कि क्या अंग्रेजी में बोल रहा है, और आराम से आप मूवी वगैरह कुछ भी देख सकते हैं। इसी तरह समझिए कि श्रवबाधित जो सुन नहीं पाता है वो पढ़ के समझ लेता है। तो पहला वाला ऑप्शन ठीक है, समझ में आ जाएगा उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पढ़ाते हुए अव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों का इस्तेमाल और संकेत, जैसे में जो सुन नहीं पाते हैं को आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह जब चलता है, डीडी नेशनल वगैरह पे पहले आता था, अभी भी होता ही होगा, डीडी नेशनल अब सब कोई कम देख रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वो इशारे से वो सारी चीज़ गतिविधि द्वारा समझाती है कि ये हम बोल रहे हैं, और उसको देख के वो लोग समझ जाते हैं, वही शारीरिक गतिविधि और संकेत द्वारा समझ गए कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ वो बोलना चाहते हैं। कि ये भी इसके इस्तेमाल का है, क्योंकि वो सुन नहीं पाता है, तो गतिविधि वगैरह देख के, संकेत वगैरह देख के समझ जाएगा कि हाँ इसको ये किया, उसको ये किया। चलिए
तीसरा, मौखिक संप्रेषण के साथ। मौखिक मीन्स क्या होता है? मौखिक मतलब जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये बोलना बोलना और संप्रेषण मीन्स होता है कम्युनिकेशन, बोल के, यानी हमने आपको बोला, बोलने के बाद आप रिटर्न जवाब दे सकते हैं, तो ये पूरा एक कम्युनिकेशन सर्कल पूरा होता है। तो ये मौखिक रूप से हम अगर बोल रहे हैं तो इसके साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, यानी हम बोल रहे हैं कि जाहिर सी बात है वो सुन नहीं पाएगा, लेकिन इन्होंने एक और शब्द लगा दिए, शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल। यानी शाब्दिक चित्रित मित हो गया कि कोई टीवी ओवी लगा हो, वहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ हो, या कोई भी पोस्टर वगैरह लगा हो उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ हो, उसको पढ़ के वो समझ सकता है। तो ये भी क्या है? फायदेमंद है, कि जब 3 फायदेमंद है, जो बच जाएगा वो फायदेमंद नहीं होगा, वो है संप्रेषण हेतु मुख्यतः, इन्होंने शब्द भी लगाया, मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, यानी केवल बोलना। तो वो सुन ही नहीं पाता है तो क्या होगा? फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। को जाहिर सी बात, ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आराम से जाइएगा बाबू, एक भी मार्क्स आपका 30 में 30 आप करके आइएगा, अगर हिंदी क्लब पे साइकोलॉजी हल करना सीख रहे तो। कितना आसान है, ये पूछा गया प्रश्न है, इस बार का एग्जाम है। समय मिलेगा कि सारा मैं करवा दूंगा, अगर सारा सेक्शन का करवा दूं तो एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होगा, समझिए 120-30 से प्लस ही जाएंगे। निम्नलिखित में से, लेकिन समय दीजिएगा, अब जितना मैं बोल रहा हूं उसको दिमाग में बैठाते रहिए। निम्नलिखित में से किस काक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? अब यहाँ पे क्या है? गूढ़ पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह आप जानते हैं, हमेशा हम समझाते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह वगैरह। ये होता क्या है कि पहले से लोग पूर्वाग्रह कर लेते, पहले से लोग समझ लेते हैं कि ये लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे ये है तो वो है, तो ये खराबी है। इस सेक्शन के लोग आएंगे गरीब घर के, चाहे कुछ लोग, खराबी होगा, पढ़ने में तेजी नहीं होगा, उसका भर्ती नहीं करवाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये पहले से माइंड सेट फिट रहता है। पूर्वाग्रह मतलब पूर्व से ग्रह है, पूर्व से मेरे पास आगाह है कि हम उस चीज़ को हम जानते हैं कि ये ऐसे ही होगा। खराब दिखने में है, अजीब गंदा संदा है, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उससे दूरी रहिए, गंदगी के साथ है। तो ये पहले से ये रहता है। वो कितना सेंट मार के आया, गरीब जैसा फटा पुराना पड़ा हुआ, कितना सेंट मार के आया, लोग ना बहुत सिकड़ेंगे, उसको बाहर ही भगाएंगे। ऐसा होता, चाहे उसके पास कितना पैसा। तो ये पहले से माइंड सेट होता है, वही चीज़ पूर्वाग्रह को डिनोट करता है, यानी पहले से माइंड सेट है उसके बारे में। चलिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ये पूछा क्या है कि उजागर कर सकता है, ये बताना है आपको। पहले से माइंड सेट उजागर करने वाला कौन सा ऑप्शन है? नीचे से चलते, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। ये प्रोत्साहित देने के बारे में है, ठीक है। और यंत्रवादी, अगर यंत्रवादी रटने वगैरह के जब चर्चा हो ना, तो वो ऑप्शन लगभग गलत होते हैं। तो यहाँ पे उसका परीक्षण करने की बात कर रहा है, जिसके कारण अब साथ में प्रोत्साहन की बात कर रहा है, कि ये लगभग सही है। अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, यानी जो समायोजन यानी उसके लिए कुछ विशेष कार्य करने की बात कहा जा रहा है, तो ये भी लगभग सही है। अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, यहाँ भी प्रोत्साहन वगैरह, प्रोत्साहन जो शब्द होता है प्रोत्साहित करना, तो ये सारी चीज़ जो शब्द होते हैं ये पॉजिटिव में आते हैं। ये देख के ऑप्शन लगभग सही होते हैं, अगर प्रश्न में नहीं शब्द नहीं लगा हो तो। अब एक ऑप्शन बच जाता है, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। अब देखिए, ये पूर्वग्रह कैसे हो सकता है, पूर्वाग्रह कैसे हो सकता है, और ये तीनों क्यों नहीं हो सकता है, इतना ही से समझ में लीजिएगा को पूरा क्लियर हो जाएगा। लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे और आर्थिक यानी गरीब धनी वाला के आधार पे निर्धारित आसन व्यवस्था। तुम लड़की हो, उधर बैठो, तो नीची कास्ट का है ना, नीची कास्ट का है, चल चल बैठ, उधर किनारे बैठ, यहाँ से कहीं कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, बहुत गरीब है ये, तो चल पीछे बैठ उधर कोने में जहाँ कोई नहीं बैठता है। इसका मतलब क्या? वो कितना हूँ तेज हो, कैसा हूँ हो, उससे कोई फर्क, हम टीचर, यानी मैं टीचर हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोने में बैठा है, गरीब घर का है, पढ़ेगा, चल कोने में बैठ। तो ये पूर्व से मेरे पास ये है, पूर्व सेंस है मेरे पास, पूर्व से मतलब माइंड सेट है कि गरीब घर का कोने में बैठे, उसका पड़ेगा क्या है, करेगा। तो ये उसको उजागर करने वाला क्या है, उजागर पूछा था ना, उजागर कर सकता है, कि ये उसको उजागर कर सकता है कि इसका आसन व्यवस्था यानी उसका सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है, इस तरीके से कीजिएगा। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस तरह के ऑप्शन जब भी मिले उसे जरूर काट दीजिएगा, बहुत खराब चीज़ है ये, क्योंकि जो भी बच्चा आपके पास आया, सबका सर्वांगीण विकास करने का पूर्ण रूप से कर्तव्य आपका,
ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आप सारी चीज़ समझ रहे होंगे और निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करनी चाहिए? सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 20, यानी 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसको बढ़ावा देने के लिए मतलब कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए, कैसे अवसर देना चाहिए, ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हैं। पहला है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। तीसरा है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के। चौथा है अभिसारिक सोच सीखने के। पहला चीज़ है कि इन्होंने पूछा क्या है, सृजनात्मकता। सृजन जब भी शब्द आए तो यानी समझ जाइए कुछ बनाने का चर्चा हो रहा है, कुछ क्रिएट करने का चर्चा हो रहा है। को क्रिएट करने वाला जब भी शब्द आता है वो अपसारी के साथ आता है। अपसारी किसके साथ आता है बहु, याद रखिएगा ये किसके साथ हमेशा आएगा, तो अपसारी के साथ आएगा। अपसारी जो शब्द है ये क्या है, मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, कभी कभी पूछ ही देता है, तो अपसारी क्या हो गया ना, अपसारी सोच क्या हो गया, मान लीजिए चिंतन वगैरह आ जाता है, सोच वगैरह आ जाता है, तो वो क्या है, अपसारी। अपसारी हो गया। मान लीजिए कि कोई एक प्रश्न है, उसके बहुत सारे उत्तर हो जाए तो वो अपसारी होता है। और सृजन जो होता है ना, सृजन क्रिएट करना है, तो उसके बहुत सारे पहलू वगैरह चीज़ देखने होते हैं, सारी चीज़ देखने को, ये अपसारी सोच वाले, अपसारी चिंतन वाले बच्चे होते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए अपसारी अगर ऑप्शन में दिए तो लगभग सही माना जा सकता है, खोज वाले, अपसारी वाले, क्योंकि खोज क्या होता है ना, तभी तो आप सृजन कीजिएगा। जैसे मैं ये बल्ब आपके सामने दिख रहा है, ये कलम दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, ये खोज हुआ है। ये क्या किया है, ये खोज हुआ है, ये सोच मतलब क्रिएटिव है कि तब वो आपको कलम मिला है जिससे आप आज लिख पाते हैं आराम से। बल्ब जो रोशनी करता है वो कैसे, खोज किया गया है। तो खोज वाले ऑप्शन सृजन के साथ बहुत जुड़ते हैं। तो पहला चीज अपसारी भी समझ गए, सृजनात्मक भी समझ गए। ठीक है, उसका उल्टा होता है क्या, अभिसारी। एक प्रश्न का बस एक ही उत्तर, जैसे पूछ ही दे कि कौन सा उदाहरण है अभिसारी का, तो वो कौन सा उदाहरण हो जाएगा कि बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना है। तो एक ही उत्तर है, बस पटना फिक्स है, बस यही हाँ या यस ने यही उत्तर, तो वो क्या हो जाएगा, अभिसारी। तो ये क्या हो गया, मैंने रट्टा रटाया याद करने वाला वो चीज़ समझिए इसके साथ है। तो ये क्या हो गया, अभिसारी सोच सीखने के ये हट गए, कट गए। चलिए एक और है परीक्षा देने के बाद। जब भी परीक्षा वाले ऑप्शन आए वो देख के ही काट देना। परीक्षा वगैरह के लिए अब तैयार नहीं करा रहे। दैनिक जीवन में जब वो जाएगा उसमें जो भी परेशानी है उसको हल करने के लिए वो विद्यालय में बच्चा आ रहा पढ़ने। तो परीक्षा आपने देखा, हटाया, हटो भागो, बच गए 2। मौलिक खोज, देखिए खोज आ गया, डायरेक्ट उत्तर टिक कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग के संबंध, अब उपलब्धि वर्ग वाला तो ऐसे ही विशिष्ट किसी मतलब स्पेशल चीज़ को कह रहा है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल किसी एक विशेष कैटेगरी को कह रहा है, जिसके कारण ये ऑप्शन क्या है, गलत है। जो बच गया वो करेक्ट आंसर, आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे है आपका एक संरचनात्मक में संरचना मतलब समझिए कि सृजन वगैरह से संबंधित ही लगभग ये शब्द है। संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है, किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके हैं, चलिए इसमें और भी ऑप्शन है, यानी 1 2 3 1 2 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब ऑप्शन होंगे। पहला है बच्चों के वार्तालाप द्वारा। अब देखिए बच्चों के वार्तालाप द्वारा, चलिए इस ऑप्शन पे देखते हैं कि बच्चों के मतलब वार्तालाप द्वारा क्यों होगा। मान लीजिए आप बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में आते हैं और उनका सर्वांगीण विकास करना है, तो उनसे वार्तालाप से ये फायदा होगा कि उनकी अभिव्यक्ति यानी मन का जो भी प्रॉब्लम वगैरह सारा चीज़ बाहर आएगा। तो वार्तालाप बहुत अच्छा शब्द है, तो ये चला सही पे। आ जाओ, कहाँ भाग रहे हो, योग्य सही। अध्यापक के संवेगों द्वारा, ये भी बढ़िया है। तीसरा है, क्योंकि अध्यापक ही तो पढ़ाते हैं। तीसरा है बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, यानी बच्चे जो है परस्पर संबंध द्वारा, यानी बच्चों के सकारात्मक, एक तो पॉजिटिव शब्द भी इसमें लगा दिया है, सकारात्मक, उनके संबंध। अगर नकारात्मक संबंध होगा तो जाहिर सी बात है वो गलत हो गया, लेकिन सकारात्मक है, बढ़ावा देने वाला है, तो अच्छी बात है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। चौथा है बाह्य रूप से
अधिरोपित जब भी अनुशासन वगैरह का ऑप्शन है तो वो क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो ये 3 जो हुआ वो लगभग सही है, एक हो गया गलत। तो 1 2 3 जिसमें ऑप्शन होगा वो होगा सही, 1 2 3 ये हो गया सही। और अनुशासन वगैरह ऑप्शन वाला जब भी किसी ऑप्शन में आते हैं वो प्रश्न में नहीं शब्द नहीं लगा है और किसी ऑप्शन में अनुशासन वगैरह लिखा गया है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी हो सकता है अनुशासन नहीं का प्रयोग ऐसे करके लिखा होगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान से देख के टिक कीजिएगा। तो फिलहाल इस उत्तर हो गया 1 2 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये विद्यालय के सेंस में है, ये कभी कभी शिक्षक के सेंस में भी पूछ दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये निश्चित रूप से सही है। एक चीज़ ये देखिए निश्चित रूप से सही है। क्यों ये होता है, तो ये मतलब ऑप्शन पढ़ेंगे लेकिन कुछ और चीज़ें भी समझ लीजिए। मान लीजिए शिक्षक के संदर्भ में पूछ दे, को हो सकता है कि अच्छे शिक्षण विधि का शिक्षक ने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और आप हमेशा जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं से भी प्रश्न आते हैं। तो उस चीज़ को इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो भी होती हैं उस चीज़ को हमें देखना होता है। कोई बच्चा तेज़ी से सीखता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई बच्चे के पास ये नॉलेज नहीं है वो, तो सारी चीज़ों को समझते हुए सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास किसको कराना, उसी शिक्षक को कराना है। इसलिए उस चीज़ को ध्यान से देखते रहिएगा। हो सकता है उसका शिक्षण इस तरह का शिक्षण विधि प्रयोग नहीं कर रहा, एक ही शिक्षण विधि का उपयोग कर रहा है जिससे सर्वांगीण विकास सभी बच्चों का नहीं हो पा रहा है, कुछ ही बच्चों को, किसी खास कैटेगरी के बच्चों का हो रहा है। इसका मतलब उसका शिक्षण विधि का कमी है, वो बच्चों का असफलता यानी शिक्षक का असफलता, विद्यालय बच्चों का असफलता यानी विद्यालय का असफलता, यही है। चलिए अब देखते हैं। तो बच्चों की सफलता अक्सर विद्यालय की सफलता होती है। अब इसके संदर्भ में देखना है, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थ में विभेदी गई, ये तो हमको लग नहीं रहा है कि उस तरह का अजीब तरीके का ऑप्शन है। दूसरा, बच्चे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि विद्यालय के बच्चों की सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते, क्योंकि विद्यालय देखिए अब किस पे ये जो ब्लेम है ना वो शिक्षक पे या किस पे आए, यानी बच्चों पे ब्लेम नहीं आए, क्योंकि बच्चे तो अपना सब कुछ, बच्चा मतलब बच्चा, बहुत सारे उसमें दिक्कत, बहुत सारे उसमें परेशानी, उसका सॉल्यूशन आप ही हैं, शिक्षक या विद्यालय है। तो जब भी वो इंडिकेट करे कोई ऑप्शन कि अगर असफल बच्चा हुआ वो शिक्षक पे इंडिकेट करे या विद्यालय के सेंस में है क्वेश्चन का, विद्यालय पे इंडिकेट करे कि हाँ विद्यालय की कमी है, तो समझिए वो वाला ऑप्शन सही है। तो वही चीज़ कर रहा है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। करेक्ट आंसर है, क्योंकि विद्यालय पे ब्लेम डाला जा रहा है। जब भी विद्यालय और शिक्षक पे ब्लेम डाला जाए वो ऑप्शन सही होता है सीटेट के संदर्भ में। बाकी वास्तविक दुनिया में आप लोग क्या करते हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो आपको सीटेट क्वालिफाई कराना है, वो चीज़ समझा रहे हैं। वही बीज आपके अंदर बो रहे हैं, वो बीज आपके अंदर समा गया। अब यहाँ पे कानून अपना मत लगा लीजिएगा कि सर हम ही सब करेंगे तो दूसरा कौन करेगा, वो सीटेट के बाहर के वास्तविक दुनिया का आपका है। हमें बस एक ही मेरा मकसद है कि आप सीटेट क्वालिफाई हो जाए। अब इसके लिए जितना बीज बोना होगा आपके अंदर, जितना दिमाग के अंदर जितना डालना होगा वो हम डाल लेंगे, ताकि आगे चल के आप आगामी सीटेट निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स से क्रैक करें। तो ये करेक्ट आंसर हो गया, बाकी सब क्या करेंगे हम काट देंगे। असफल व्यक्तियों के विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं, यानी विद्यालय की ज़रूरतों, देखिए यहाँ लिखा गया विद्यालय की ज़रूरतों का, यानी जो भी विद्यालय की ज़रूरत है उसका अनुपालन कौन नहीं करते, बच्चे को क्या करना है, मतलब उस पर इशारा नहीं करना है। बच्चे अच्छे होते हैं, विद्यालय या शिक्षक का दोष हो सकता है। अब विद्यालय के सेंस में कि विद्यालय पे बच्चे योग्यता की कमी है, देखिए बच्चे पे ये इंडिकेट कर रहा है, बच्चे पे उंगली उठा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इतने अच्छे से आपको समझाया जा रहा है ना, ये दिमाग में बैठ गया ना आपके, तो कभी सीटेट नहीं रुकेगा। किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। किसी भी संप्रदाय, कोई भी, अगर आपका इसका अंग्रेजी में देखिएगा तो इसका लिखा होगा कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट हो, कंसेप्ट मतलब जनरल शब्द है इसलिए हम उपयोग कर रहे हैं, संप्रदाय थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। वो कोई भी कंसेप्ट, जैसे होता है ना कि ये कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आ रहा, आप कहते हैं ना कि सर ये कंसेप्ट समझ में नहीं, वही संप्रदाय उसको हिंदी में कहते हैं। तो किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है, कैसे वो होगा, तो बहुत अच्छा है। और ये चीज़ हमेशा पूछा जाता है जो ऑप्शन में दिए गए हैं, और हमेशा आराम से काट सकते हैं। अगर आपको मिल जाए परिभाषा द्वारा
परिभाषा, शब्द यूज कहीं लिखा हुआ मिल जाए वो ऑप्शन गलत होते हैं। अगर वो मिल जाए रटने से संबंधित वो गलत होते हैं। अगर मिल जाए ज्यों का त्यों लिख देने का बात हो तो वो गलत होते हैं। अगर उसको वास्तविक दुनिया से जोड़ दिया जाए, मान लीजिए आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ और आपके दैनिक जीवन से उसको जोड़ दूँ तो कितना मजा आएगा। समझने की ज़रूरत है तुरंत आपको। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, दूसरे क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो एकदम वास्तविक दुनिया से एकदम जोड़ते हुए, आपकी दुनिया से जोड़ते हुए मैं पढ़ाता हूँ। लंबा वीडियो होता है, आपको समय ज़्यादा देना होता है और बहुत कम वीडियो मैं बनाता हूँ, बहुत कम। 10 दिन पहले मैंने बनाया था। कभी भी मैं लाइव सेशन वगैरह कुछ नहीं लेता क्योंकि खुद मेरे पास टाइम नहीं है होता है। तो वो क्यों थोड़ा मान लीजिए कि लग रहा हमको 6 महीने या 7 महीने के बाद हमने एक सीटेट का पढ़ाने वाला वीडियो मैंने बनाया था, तो भी 1500 लोगों ने देखा है। तो भी मुझे नहीं विश्वास था कि इतने सारे लोग भी देख लेंगे, क्योंकि 200-100 लोग देखते हैं और भी वीडियो बनते हैं, डेली बहुत सारे लोग डालते हैं। वो उतने दिनों के बाद भी इतने सारे लोग देखे। तो क्यों देखते हैं ये? क्योंकि मैं उनकी वास्तविक दुनिया से जोड़ देता हूँ। अभी मैंने कुछ याद करवाया आपको, ये याद कीजिए, वो याद कीजिए, ये सही हो जाएगा। ऐसे मैंने कभी बताया कि यही ऑप्शन सही होगा? थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, लेकिन कभी ये हुआ, कभी भी बताया मैंने? नहीं। आपकी वास्तविक दुनिया से जोड़ रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में भी आ रहा है। आपको लग रहा है कि अरे ये तो मैं बता दूंगा, आप देखते ही उत्तर बता रहे होंगे कि हाँ इसका ये उत्तर होगा, इसका ये उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ आपकी वास्तविक दुनिया से। अब यही बच्चे के संदर्भ में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। जीवन संबंधित यानी किस तरीके से क्या क्या हो रहा है उससे जोड़िएगा तो बच्चे को बड़ा मजा आएगा। अरे ये तो हम जानते हैं उसकी दुनिया से। तो ये हो गया ऑप्शन सही। अब बाकी सब कैसे हमने काटा ये भी हमने बताया। और इस तरह के ऑप्शन जब भी मिले, परिभाषा लिखा हुआ या रटने से संबंधित, रटना लिखा है ना उससे संबंधित, या ज्यों का त्यों कॉपी में उतार देना, को ये सारी चीज़ क्या होगा ना, याद कराने पे वो बल देते हैं। और याद कराने वाला ऑप्शन ये जो NCF 2005 आया था उसके अनुसार क्या है? गलत है। रटवाना नहीं है बच्चे को, कभी नहीं रटवाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? असफलता के भय को। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है? असफलता के भय, यानी ये चीज समझिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। असफलता क्या होता है, इसका भय क्या है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आपसे मैं ये कहूँ सीटेट यार आपसे नहीं निकलेगा, पहले ही मैं कह दूँ सीटेट आपसे नहीं निकलेगा, तो आप अच्छे पढ़ने में होंगे, निकल सकता है। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोई भी हो, कैसा भी हो, सीटेट उससे निश्चित रूप से निकल सकता है। 100% गारंटी, निश्चित रूप से निकल सकता है अगर अच्छे से पढ़ाई करे तो। यानी अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब क्या? जो उसमें पूछे जाते हैं उसको देखते हुए पढ़े तो निश्चित रूप से निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पहले ही ये बीज डाल दूँ आपके अंदर कि असफलता, तुम सफल नहीं होगे, निश्चित रूप से असफल हो जाओगे। तो पहले निगेटिव वाली चीज़ों से ना दूर रहना चाहिए आपको। 100% है कि अगर आप NCERT वगैरह पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर बनाते हैं, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ, याद रखिएगा हमने बोला है ऑफिशियल आंसर की के साथ। बहुत सारे लोग गलत तरीके से पढ़ा देते हैं, यानी बुक आपने देखा या अरिहंत वगैरह का उसमें मिस्टेक है, उसी तरीके पढ़ा दी। तो ये कंसेप्ट आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर गलत तरीके से ये जाते हैं, वही कंसेप्ट के कारण आप फेल हो जाते हैं। उसी कंसेप्ट के कारण आप फेल हो जाते हैं। मेन कारण यही है। वही ऑफिशियल आंसर की के साथ देखेंगे कि इसका ये उत्तर होगा, इसका ये उत्तर होगा, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और वो किस कारण से हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जब मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी क्लब पे, देखिए आप जाके अरिहंत वगैरह बुक, बहुत सारे बुक है उसमें देखिएगा कि वहाँ मिस्टेक ही होते, गलती से थोड़े मतलब जानबूझ के थोड़ी गलती से ही हो जाता है। वहाँ पे देखिएगा आप काट दीजिएगा, इसका उत्तर ये होगा ही नहीं, आप खुद काट दीजिएगा, निश्चित रूप से आप काट सकते हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद यही होता है, बुक तक कटने लगते हैं कि इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। इसलिए हम कहते हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ पढ़िए। तो ये क्यों जरूरी है? अब टॉपिक पे आते हैं, असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? असफलता के भय को, क्योंकि जो असफलता होता है वो क्या होता है, सफलता हो या त्रुटि हो, वो सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जो भी जब भी त्रुटि वगैरह या सफलता का चर्चा है, वो निश्चित रूप से बहुत सारे व्यक्ति निश्चित रूप से असफल होते हैं। उन्हें सफलता मिलती है ना कि स्टार्टिंग में त्रुटि वगैरह क्या है, स्वाभाविक रूप से है। जैसे कोई मैथ का ही क्वेश्चन है
तो स्टार्टिंग में मैं पढ़ाऊँगा कि ये 2 + 2 = 4 होता है, फिर उनको 3 + 2 2 दे दूँ, हो सकता है ये 4 ही लिखे। पहली बार त्रुटि करेंगे, फिर उनको उंगली पे काउंट वगैरह करके बताऊँगे, देखो ये 2 है, ये 3 है, इसको करो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, तो ये 4 नहीं होगा 5 होगा। तो ये अगली बार वो सीख जाएंगे, निश्चित रूप से सीख जाएंगे। चाहे उनसे पूछ दूं, मैं सबसे अच्छा पढ़ाने के तो उनसे पूछ दूं कि 4 बाबू कैसे हुआ, उंगली पे बताओ, को बताएंगे 2 3, नहीं 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 ये 5 होगा, तो इसका मतलब सीख गया, अभिव्यक्ति भी आ गया, उसको पता भी चल गया। और उसको यहाँ मैं 4 लिखा हुआ, इसको काट के मैं यहाँ 5 लिख दूँ तो वो सीखेगा? नहीं सीखेगा। इसलिए इस तरीके से अपनाना चाहिए। चलिए हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका याद रखिएगा, ये मैं सारा नहीं समझा रहा हूँ, ये पढ़ लीजिए, ये बेकार सा है, स्वाभाविक हिस्सा है। क्या है? असफलता और त्रुटि बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। ये सीखने का स्वाभाविक हिस्सा है, त्रुटि होता ही है, सभी से होता है, सभी असफल होते हैं और निश्चित रूप से एक ना एक दिन वो सफल होते हैं, जिस दिन अपना 100% वो दे देते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि अब देखिए, जो पुरस्कार जो होता है, पुरस्कार जो देना होता है, मान लीजिए कि हमने किसी को, मान लीजिए क्लास में बच्चे आ रहे हैं, कुछ चीज़ हमने पूछा, उसका जवाब कोई दे दिया, चाहे कुछ बना दिया, तो उसको हम पुरस्कार देते हैं, कोई भी पुरस्कार दे दे। तो ये जो होता है, ये एक तरह का अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा देखा जाए तो इस तरीके से 2 तरीके का अभिप्रेरणा आपको देखने को मिल सकता है। एक होता है आंतरिक, जो उसके स्वयं के इच्छा के अनुसार, जैसे वो स्वयं चाहता है कि ये चीज़ बनाना, ये चीज़ क्रिएट करना। कुछ बच्चे में ऐसा होता है कि स्वयं चाहता है, जैसे साइकिल सीखना जो होता है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो सकता है, वो खुद से चाहता है कि वो साइकिल सीखे। एक होता है बाहरी अभिप्रेरणा, कि तुम ये काम कर लोगे ना, कि ये टॉफ़ी दे देंगे, ये पुरस्कार दे देंगे, चाहे ये कर देंगे, चाहे तुम फर्स्ट आ गए डिवीज़न तो ये तुमको बड़ा सा मेडल मिल गया। तो ये हो गया आपका बाहरी अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अभिकर्ताओं के लिए अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक मतलब अंदर वाला स्वयं से करने वाला अभिप्रेरणा क्षीण होती है, यानी कम होती है, समाप्त होती है। आई बात समझ में? क्योंकि ये बाहरी पुरस्कार देना क्या होता है, बाहरी अभिप्रेरणा होता है, इससे आंतरिक तो क्षीण होगी ही, अंदर से खुद से नहीं मन करेगा, उसको स्वयं से करने का मन। पुरस्कार, इसमें ये पुरस्कार दिया जाता है ना, तो हम ये काम को कर देते हैं, इस तरह का भावना आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बाकी सब देख लीजिएगा। इससे बाहरी अभिप्रेरणा को क्षीण होगा ही नहीं, क्योंकि पुरस्कार मिलेगा तो हम ये काम करेंगे, तो बाहरी अभिप्रेरणा है तो ये क्षीण होगा नहीं। ये दोनों एक जैसे है तो दोनों में से कोई एक होगा, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है, ये बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा यहाँ बढ़ जाएगा और आंतरिक अभिप्रेरणा यहाँ क्षीण होगा, इसलिए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है, ये पूछा गया है और इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा ऊपर और मैं कर लेता हूँ। 4 ऑप्शन देखें। एक चीज़ इसमें देखिएगा, मैं काट रहा हूँ, 2 ऑप्शन काट रहा हूँ। अभिसारी चिंतन दिया है, अभिसारी चिंतन दिया है, यहाँ अपसारी चिंतन है और यहाँ सृजन है। दोनों को हमने इंडिकेट करते हुए बताया कि दोनों ठीक है। और ये समाधानकर्ताएँ हैं। समाधानकर्ता मतलब क्या, कि किसी एक प्रॉब्लम उसका बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाए, वो अपसारी के आता है, वही सृजन हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमेशा सही रहेंगे। कोई यहाँ अभिसारी, ठीक इसका उल्टा दिया है, तो ये खत्म, ये खत्म, अभिसारी के कारण ये दोनों खत्म। अब चलते हैं यहाँ पे आगे। अब या तो 1 होगा, नहीं तो 4 होगा। 1 क्यों होगा और 4 मतलब 1 क्यों होगा, 4 क्यों नहीं होगा? तो यहाँ देखिएगा, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी और यह प्रतिक्रियात्मक अनियमितता, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या अंतर है, इसके लिए आपको देखना होगा कि ये जो है कि प्रतिक्रियात्मक क्या होता है, प्रतिक्रियात्मक क्या होता है, अनियमितता क्या होता है और इसकी कमी क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहिए। तो ये जानने के लिए कभी कभी आपने देखा होगा, प्रतिक्रियात्मक होता क्या है, ये जाने। प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिक्रियात्मक हो गया ना, कि प्रतिक्रिया से बना है प्रतिक्रियात्मक। आपने देखा हो किसी चीज़ का रिस्पॉन्स देना, एक तरह से उस पर प्रतिक्रिया देना होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं ना, कि चापलूस बनने के लिए, चाहे कोई भी चीज़ करने के लिए, प्रशंसक बनने के लिए, मतलब मानवीय अगर देखा जाए, जैसे इसका पूर्ण रूप से मैं आपको बता दूं कि पूर्ण सत्य बताने के बजाय, कभी कभी होता है कि पूर्ण सत्य बताने के बजाय
ये होगा, उसके बजाय प्रतिवादी के लिए सबसे अधिक प्रशंसनात्मक या चापलूसी वाले प्रश्नों का उत्तर देने की मानवीय प्रवृत्ति है। यानी वो ऐसा उत्तर देंगे जो चापलूसी तरीके का होगा, वो ऐसा प्रतिक्रिया उस पर देंगे जो प्रशंसा करने वाला होगा। इसके कारण ये प्रतीकात्मक अनियमितता ये क्या होता है, गलत होता है, और उसकी कमी आ जाए तो डायरेक्ट वो सही हो जाता है। अब समझ में आ गया ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है। ठीक से समझा दूँ। जैसे प्रतिक्रिया देने का, प्रतिक्रिया देने में ना अधिकतर देखा जाता है मानवीय क्या होता है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसा कर देता है लोग, जिसके कारण ये ऑप्शन गलत है। तो ये कमी वाला सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या है। शिक्षिका की विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने एवं अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। विचार जो होता है अक्सर उनके सीखने और अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इन संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए नीचे से पढ़ लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है, शिक्षक को ऐसे अभ्यर्थी यानी जो वंचित वर्ग वगैरह से हैं विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों के लिए असफलता के बारे में अभी हमने पढ़ा ना कि ये स्वाभाविक हिस्सा है। तो ये क्या हो गया, रणनीतियों पर प्रशिक्षण देना चाहिए कि असफल नहीं हो इसके लिए प्रशिक्षण, तो ये गलत हो गया। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने एवं एक दूसरे से बेहतर, ये भी गलत हो गया। प्रतिस्पर्धा वगैरह जब भी कीजिएगा द्वंद्व पैदा होगा, द्वंद्व में फिर झगड़ा वगैरह का मामला आ जाएगा, ये हो गया। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू, जब भी काबू वगैरह वाला ऑप्शन आ जाए वो क्या होते हैं, गलत हो। आप स्वतंत्र रूप से उसको कक्षा में छोड़िए ना, तभी तो उसका सर्वांगीण विकास होगा, तो ये हो गया गलत। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। वैसे भी इंडिविजुअल एक बच गया, वो करेक्ट आंसर होगा। और सीखने को बेहद मतलब अपेक्षाएं जो होती है ना, अब नकारात्मक आप रखिएगा अपेक्षाएं तो जाहिर सी बात है वो गलत है। लेकिन अगर आपकी अपेक्षाएं ठीक है, अच्छी हैं, तो उसे क्या सीखने को निश्चित रूप से वो प्रभावित करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती हैं। पहला है एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके। दूसरा है पुरस्कार एवं सजा। अब देखिए निर्धारित समय तालिका का अनुपालन करके ये ऑप्शन गलत। पुरस्कार एवं सजा के कारण ये गलत। एक तय और निर्धारित करना और तय वाला वो ऑप्शन गलत होता है। पुरस्कार और सजा वाला यानी दंड वगैरह वाला ऑप्शन गलत होता है। दो ऑप्शन और बच गए। बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण, अलग अलग समूह वगैरह तरीके से बांट देना है कि ये ज़्यादा तेज वाला बच्चा है, ये कमज़ोर है, ये है वो, इस तरह के जब भी समूह वाला या विभेद वाला ये ऑप्शन आएंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व पैदा हो जाएगा। हम तो ए ग्रेड के हैं, तुम बी ग्रेड के हो, ऐसे करके द्वंद्व होगा, झगड़ा होगा, ये सारी चीज़ें, उससे सर्वांगीण विकास नहीं होगा, कहीं किसी और सेंस में वो चले जाएंगे। इसलिए ये गलत है। जो बच गया वो करेक्ट आंसर, ये भी गलत है, ये भी बच क्या गया। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, जो भी उसके संवेग है, जो उसका संवेग है उसको सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर ये कार्य किया जा सकता है। तो ये 3 नंबर करेक्ट आंसर हो गया। वैसे भी जब 3 कट गए तो एक करेक्ट आंसर होगा ही, निश्चित रूप से आप काट सकते हैं। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके। ये तो गलत है। वो एक शिक्षक जो होता है वो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ हाँ वाले को ऐसे ही कट गए, जो बचा 2 नहीं है। नहीं 3 नंबर पढ़ रहे हैं। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं और उनकी सांप्रतिकता अस्पष्टता में कमी रह जाती है। जाहिर सी बात है, अगर सत्ताधारी हम ये जानते हैं ऐसे बन करेंगे, कोई पूछेगा डर जाएगा बच्चे ही पहले कि सत्ताधारी है, कि हम तो टीचर ऐसे ही बन के रहते हैं रियल लाइफ में। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत होता है। और सीटेट वहीं से प्रश्न भी उठाता है कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। नहीं, आज के तकनीकी युग में, अब यहाँ पे देखिए तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है, यानी किसी लायक नहीं है, तो ये हो गया कट, ये हो गया करेक्ट आंसर है। ये हाँ वाला गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हाँ होगा ही नहीं, सत्ताधारी के रूप में नहीं देखा जाता है, वो एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। अगर ऐसा होगा सत्ताधारी के रूप में रहेगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, प्रश्न पूछने में हिचकेंगे। तो जब प्रश्न पूछने में हिचकेंगे तो सर्वांगीण विकास कैसे होगा। जो भी डाउट रहेगा उसके मन में रहेगा, जो जिज्ञासा है उसके मन में रहेगा। प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा शांत होना चाहिए, तभी वो सीख रहा है। प्रश्न अगर बच्चा क्लासरूम में नहीं पूछ रहा है, यानी आपसे डर रहा है, ना कुछ ना कुछ दिक्कत है जिसके कारण वो पूछ नहीं पा रहा है। लास्ट क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। क्या मान लीजिए कि कोई प्रश्न है, कोई बच्चा क्या किया है, वो गलत मतलब लिख दिया, आंसर गलत लिखा है, तो अब क्या करेंगे, काट के वहाँ लिख देंगे,
कभी नहीं करना चाहिए। उसको पूछिए, अभिव्यक्त करने का अवसर दीजिए। वो देखिए यहाँ पे चीज़ें हैं कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर बच्चा कोई गलत लिखा है तो वो दूर कैसे हो सकता है, बहुत बड़ा प्रश्न वो ऐसे दूर हो सकता है। उससे पूछिए कि ये बाबू कैसे सही है, आपने कैसे लिखा है, तो वो क्या करे। अगर काट के लिखते को कभी समझ में तो बताएगा कैसे हुआ, वो खुद उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह का गलती हमसे हुआ। अव्यक्त करने का यानी बोलने का उसे अवसर दीजिएगा, निश्चित रूप से दूर हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपको आपके अपने शिक्षण विधि के बारे में पता चलेगा कि हमने ये शिक्षण विधि अपनाया था जहाँ कमी रह गया जिसके कारण ये सीख नहीं पाया। दूसरा, बच्चे को भी खुद पता चलेगा कि ये गलती मुझसे कैसे हुआ। इसलिए अवसर देना चाहिए व्यक्ति का यानी बातचीत करने का यानी बोलने का। चलिए, हाँ, बच्चे की त्रुटियों का तुरंत संशोधन करना चाहिए, कभी तुरंत संशोधन नहीं करना चाहिए। नहीं, बच्चों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत उत्तर होने के भय के। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, हमने यही बोला है कि व्यक्त करने का प्रोत्साहित कीजिए, चाहे अवसर दीजिए। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक अस्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, जिसके कारण ये ऑप्शन गया खत्म। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, सही उत्तर तुरंत सुधारना चाहिए। बिल्कुल नहीं सुधारना चाहिए, सुधारना नहीं है, उसको व्यक्त करने का अवसर दिया, पता तो चले कारण क्या है। सबसे बड़ा चीज़ ये कारण क्या है, कैसे, तभी तो इंडिविजुअल तरीके से आपको पता चल पाएगा कि कौन बच्चा कैसे सीखता है, क्या सीखता है, क्या शिक्षण विधि हमको अपनाना पड़ेगा, कैसे करेगा। क्योंकि हमने आपको एक ही गुरु मंत्र दिया है, वो मंत्र ये है जो हमेशा याद रखेंगे कि प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास कौन करेगा, आप ही करेंगे। और अगर ये मंत्र याद रहेगा तो निश्चित रूप से सीटेट आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और सेक्शन में जितना पेडागोजी से सेक्शन में क्वेश्चन आएगा, निश्चित रूप से आप 100 में 100 कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे क्लोज, और ये क्वेश्चन ये खत्म हो गया, मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया, तो ये क्वेश्चन समाप्त। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ में अन्य जगह भी शेयर कर दीजिएगा, और भी बच्चे जुड़ेंगे तो उन्हें भी फायदा होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब सीटेड चैनल पर। ओके, बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।